बिहार की ब्यूरोक्रेसी से जुड़ा मुद्दा, और सबकी मुझे लगता है इस पर नज़र है भी कि बिहार की पुलिस कौन संभालने वाला है, अगला डीजीपी कौन होने वाला है। पंकज जी के सूत्र कुछ नाम बताने वाले हैं, पंकज जी बताइए। देखिए, मैंने ही यहाँ पे ब्रेक किया था और दरअसल TV9 ने ब्रेक किया था, आपके साथ ही मैंने बताया था कि अर्जी RS भट्टी ने लगाई है और उनको राज्य सरकार से ग्रीन सिग्नल भी मिल गया है। केंद्र सरकार के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। जी। तो RS भट्टी 1990 बैच के ऑफिसर हैं और जब वो DGP बन के बिहार गए तो उससे पहले वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे। RS भट्टी सितंबर 2025 तक उनकी नौकरी है। तो उससे पहले वो बिहार क्यों छोड़ना चाहते हैं, तो ये बड़ा दिलचस्प कहानी है। दरअसल कहा जा रहा है अंदर खाने की RS भट्टी स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ उन पे ये भी आरोप लग रहा है कि उन्होंने पुलिसिंग में जिस तरीके से फ्यूडलिज्म इन्फोर्स किया है, क्योंकि कोई डायरेक्ट SP किसी जिले का उनसे बात नहीं कर सकता है। ये बात पावर कॉरिडोर में बहुत चर्चा में है। अब बेहतर होगा पुलिस के तरफ से इसका जवाब आए तो बेहतर होगा, लेकिन पावर कॉरिडोर में ये बात होती है कि SP को बात DIG से करना होगा, DIG को IG से करना होगा, IG को ADG से करना होगा और ADG DGP से अपॉइंटमेंट मांगेंगे और तभी बातचीत हो सकेगी। तो इस तरह की बात को और इस तरह के स्टाइल को निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा सवाल किया जाने लगा, जबकि RJD के तरफ से कहा गया, उनके प्रधान मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि दरअसल हमारे कई कॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर हैं जो काम कर सकते हैं, लेकिन बिहार सरकार में एक रिटायर्ड अधिकारी हैं जो कि पूरे पुलिस ऑफिसर को अपने जूते की नोक पर रख करके पूरे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं। तो दरअसल RS भट्टी बहुत स्वच्छंद रूप से काम करते रहे हैं। पहले कुछ उनके ऐसे काम हैं जो बहुत चर्चा में रहा, जैसे शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी दिल्ली में उन्होंने की थी, कैसे उन्होंने दिलीप सिंह जो कि नेता भी थे, बाहुबली भी थे, उन पे शिकंजा उन्होंने किस तरीके से कसा था। तो RS भट्टी अब बिहार में रहना नहीं चाहते हैं, लेकिन अब नया ऑफिसर कौन होगा। तो आपको ये बात बताएं कि जब RS भट्टी का चुनाव हो रहा था तो 3 नाम सबसे आगे था, UPSC द्वारा क्लियरेंस मिला था। एक नाम था 89 बैच के आलोक राज, दूसरा नाम था मनमोहन सिंह जो कि नहीं, माफ करिएगा, 90 बैच, हाँ, एक नाम मनमोहन सिंह का था, आलोक राज का था और फिर RS भट्टी का था। ये 3 नाम थे, लेकिन RS भट्टी सरकार द्वारा चुने गए, क्योंकि सरकार को अधिकार होता है कि इन 3 नामों में जिसको वो चुनना चाहे वो चुन लेती। अब देखिए कि आलोक राज अभी भी सीनियर है, RS भट्टी से सीनियर है और अभी विजिलेंस में DG हैं। तो क्या आलोक राज चुने जाएंगे कि शोभा अहोतकर चुनी जाएंगी, क्योंकि शोभा अहोतकर भी बहुत कड़क ऑफिसर मानी जाती है। क्या उनका चुनाव होगा, या एक और बेहद कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं विनय कुमार, 91 बैच के ऑफिसर हैं, वो भी IPS हैं, क्या उनका चुनाव होगा। जहां तक आलोक राज को लेकर के सवाल है, तो आलोक राज को फिर पिछली बार नीतीश कुमार ने क्यों चुना था, नहीं चुना था, और उससे ज्यादा तवज्जो RS भट्टी को क्यों दी थी। क्या नीतीश कुमार को उनके क्रेडेंशियल और क्रेडिबिलिटी को लेकर के कोई डाउट था? RS भट्टी उनसे बेहतर दिखाई पड़ रहे थे, ये एक बड़ा सवाल है। अब दूसरा सवाल उठता है कि इस बार भी जब चुनाव की बात होगी तो उन नामों में आलोक राज भी आएंगे, लेकिन क्या आलोक राज फिर से चुने जाएंगे, नीतीश कुमार उन पर भरोसा दिखाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा चर्चा शोभा अहोतकर की आती है। शोभा अहोतकर बहुत ज्यादा कड़क ऑफिसर माने जाती हैं। तो कड़क ऑफिसर का भी एक बड़ा नेगेटिव पार्ट होता है कि कई सारे लोग कंफर्टेबल उनके साथ होते नहीं, उनसे बात नहीं कर पाते। तो क्या उनका चुनाव हो सकता है क्या, ये भी देखना बहुत जरूरी है। तीसरे अधिकारी विनय कुमार हैं, जो कि कड़क भी हैं लेकिन एक्सेसिबल भी हैं। कोई भी लोग उनको फोन कर सकता है, कोई भी उनसे बात कर सकता है, किसी से भी वो बात करते हैं, लेकिन फैसले कड़क लेते हैं। ईमानदार ऑफिसर में उनकी गिनती होती है। इसलिए ये जो एक फैक्टर है वो विनय कुमार के तरफ मामले को ज्यादा ले जाता है। लेकिन सवाल ये है कि
तमाम फैक्टर्स के बावजूद जो प्रदेश का मुखिया होता है उसका कॉन्फिडेंस किस पे सबसे ज्यादा होता है, यह देखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि एक ऑफिसर और हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, वो लालू प्रसाद की बहुत करीबी मानी जाती थी। तो लालू प्रसाद की करीबी मानी जाती थी और पिछले 20 साल से वो संटी हैं, तो क्या उनको नीतीश कुमार चुनेंगे, इस पे मुझे डाउट है। तो इसलिए ये 3 नाम फिर से आगे आएंगे और इन 3 नामों में एक को चुनना होगा। और इसमें एक किसको नीतीश चुनेंगे, किसको डीजीपी बनाएंगे, ये देखना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि अभी के टाइम में ये भी कहना बहुत मुनासिब होगा कि अभी के टाइम में नीतीश केवल अकेले फैसला नहीं लेंगे, उनके इर्द गिर्द के जो सिपह सलार, चाहे वो संजय झा हो, चाहे वो विजय चौधरी हो, अशोक चौधरी हो, और साथ में 2 अधिकारी हो, वो भी फैसला करेंगे कि आखिरकार किसको डीजीपी बनाया जाना चाहिए। बिल्कुल, सरकार ही तय करेगी अंततः। नाम तो आपने कई सारे गिना दिए। अब चीफ सेक्रेटरी की बात कर लेते हैं, उनका कार्यकाल भी बढ़ रहा है या फिर वहां भी कोई नया नाम आने वाला है? देखिए, चीफ सेक्रेटरी को लेकर के भी बहुत तरह की बातें हो रही है, ये मैं आपको बता दूं। और 5 नाम हैं जिनकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। अगर आप देखें तो 90 बैच के पाठक, तो के पाठक को क्या चीफ सेक्रेटरी बनाया जा सकता है? क्योंकि के पाठक कई बार इस तरह के फैसले लेते हैं, और खास तौर पर जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे तो उन्होंने जिस तरह के फैसले लिए, अंत में सरकार को उनको हटाना ही पड़ा और उनके फैसले को बदलना पड़ा। आपको याद होगा, इतनी गर्मी थी, बच्चे फेंट कर रहे थे, और उसके बाद के पाठक अपने फैसले पर अडिग थे, तो चीफ सेक्रेटरी को उनके फैसले को बदलना पड़ा था। जो ब्रजेश मेहरोत्रा साहब अभी चीफ सेक्रेटरी हैं। अब सवाल उठता है कि के पाठक जैसे ऑफिसर को कोई सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, इस बात को आप जान लीजिए। क्योंकि जब सीएस का पद या डीजीपी का पद कोई भी सरकार अपने विश्वस्त सिपह सलार को देना चाहती है, जिसका इमेज भी ठीक हो और साथ ही साथ जिससे सरकार का ट्यूनिंग भी ठीक हो, सरकार का विश्वस्त भी हो, तो मैं तो उनके नाम को, मुझे बहुत डाउट है। ऐसे उनके नाम की भी चर्चा है, पर मुझे डाउट है। अब आ जाइए कि और दूसरे कौन हो सकते हैं, तो एक चैतन्य प्रसाद सीनियर होते हैं, तो क्या चैतन्य प्रसाद हो सकते हैं, ये भी एक बड़ी बात है। जबकि चैतन्य प्रसाद को लेकर के भी बहुत तरह की बातें उठ रही हैं, ये बात आप जान लीजिए। तो सवाल ये उठता है, क्योंकि कहा जाता है कि बिहार ब्यूरोक्रेसी को एक जाति पूरे तरीके से गवर्न कर रही। अब मैं उस जाति का नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये चर्चा बहुत तेज है कि किस तरीके से एक जाति के लोग उसको गवर्न कर रहे हैं और वो पूरे तरीके से हावी हैं। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ब्यूरोक्रेसी में भी संतुलन चाहेंगे। वो इस तरीके से नहीं देखेंगे कि एक ही जाति बहुत इंपॉर्टेंट पद पर है। तो इस संतुलन के कारण वो किसको दे सकते हैं, ये भी देखना होगा। फिर उसके बाद सीनियरिटी लेवल पे आते हैं, वो हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ, जो अपर मुख्य सचिव हैं। आए दिन वो भी चर्चा में रहते हैं, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं। वो लोगों के बीच जाते हैं, स्ट्रीट फूड खाते हैं, लोगों से चर्चा करते हैं, बात करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। कई लोग उनको पहचान भी लेते हैं। खास तौर पर इससे पहले वो होम सेक्रेटरी थे, तो शायद आम लोगों के बीच उनका चेहरा इतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन अब उनका चेहरा बहुत पॉपुलर है। तो अब सवाल उठता, और साथ ही साथ वो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भी हैं, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो क्या इन दोनों को सुपरसीड करके डॉक्टर एस सिद्धार्थ भी चीफ सेक्रेटरी हो सकते हैं क्या? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो अपर मुख्य सचिव के बाद साथ साथ वो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भी हैं। ये बात आप जान लीजिए। दूसरे मुख्यमंत्री के जो प्रधान सचिव हैं, एडवाइजर जिनको कहा जाता है, वो दीपक कुमार का नाम आता है। वो भी बहुत ताकतवर हैं, लेकिन सवाल है कि वो रिटायर्ड अधिकारी हैं। तो इसलिए चीफ सेक्रेटरी को कौन नया होगा, उसकी चर्चा बहुत जोरों पर है। और बिहार ब्यूरोक्रेसी को लेकर के विपक्ष लगातार हमले कर रहा है। कई सारी ऐसी चीजें घटित हुई हैं जिसको लेकर के विपक्ष काफी ज्यादा मुखर हो गया है। कहता है कि राजा
जो बूढ़े हो चुके हैं, राजा अब उतने राजा का मतलब नीतीश कुमार उतने ताकतवर नहीं रह गए हैं। पिछले इस आप बरसात ऋतु में देखें तो 13 से ज्यादा पुलें ध्वस्त हो गई हैं। तो आखिरकार वो कौन लोग थे जिनके नेतृत्व में ये पुल बना था, और वो कौन से अधिकारी थे जिसको लेकर के विपक्ष बार बार इशारा कर रहा है। तो ये सारी चीजें जब आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर जेडीयू भी इस बारे में जरूर सोचना चाहेगी और नीतीश कुमार भी इस बारे में जरूर सोचना चाहेंगे कि आखिरकार कौन अधिकारी है जो कंपैरेटिवली जिसका इमेज बहुत साफ है और सरकार का विश्वस्त भी है। ये देखना बहुत, क्योंकि इसमें प्रत्यय अमृत का भी नाम आता है। प्रत्यय अमृत प्रधान सचिव नहीं है मुख्यमंत्री के, पर डॉक्टर सिद्धार्थ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं। और डॉक्टर सिद्धार्थ आप ये जान लीजिए आईआईटी हैं, एमबीए हैं, प्लेन उड़ाना भी जानते हैं, दलित जाति से भी आते हैं। तो आप समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री चुनाव से पहले क्या इस तरह के फैसले लेते हैं जिसका मैसेज दूरगामी हो, जो चुनाव में उनको फायदे भी दे सके, बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन गवर्न करने की जिसमें ताकत हो। तो ये सारी बातें हो सकती हैं। इसलिए इन तमाम नामों की चर्चा है। फाइनली मुख्यमंत्री को सोचना होगा, और मुझे लगता है कि बीजेपी का भी कुछ से होगा, क्योंकि बीजेपी के समर्थन से सरकार चल रही है, बीजेपी बड़ी पार्टनर है, लेकिन बीजेपी का कुछ से होगा। मुझे लगता है अभी भी जो फैसले नीतीश कुमार लेंगे वही सर्वोपरि होगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सीएस कौन बनते हैं। लेकिन एक चर्चा बहुत तेजी से यह भी आ रही है कि इन तमाम चीजों को दरकिनार करने के लिए हो सकता है कि 3 महीने का एक्सटेंशन वर्तमान सीएस को दे दिया जाए, जो कि ब्रजेश मेहरोत्रा है। तो उनको एक्सटेंशन मिलता है तो 3 महीने के लिए और टलेगा। तो देखिए आगे क्या होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बिहार के पावर कॉरिडोर में, ब्यूरोक्रेसी में इस बात पर सबकी नजरें टिकी हुई है कि अगला डीजीपी कौन होगा और अगला चीफ सेक्रेटरी कौन होगा। और इसका पुख्ता तौर पर जवाब जो है नीतीश कुमार के अलावा कोई और नहीं दे सकता। तमाम लोग गेस ही कर रहे हैं, तमाम लोग चीजों को अपने तरीके से रख रहे हैं, लेकिन दरअसल नीतीश कुमार क्या फैसला करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, अंतिम फैसला तो मुख्यमंत्री को ही लेना है कि अगला डीजीपी बिहार का कौन होगा और अगला मुख्य सचिव कौन होगा बिहार का। यानी कि सरकार चलाने में कौन अधिकारी मदद करने वाले हैं, ये बिल्कुल देखना दिलचस्प होगा। बिहार के लोग जानना भी चाहते हैं। तमाम नाम पंकज जी ने बताए। हमारी नज़र लगातार इस पर बनी रहेगी। जो भी अपडेट आता है आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड। शुक्रिया।